हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सबके पास हम आपके पास एनसीईआरटी बुक जो क्लास 12th की है उसका चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपके पास चैप्टर है डिटरमिनेंट और हिंदी में कहते हैं इसे सारणिक। ठीक, तो जो मैं आपको इस चैप्टर के वीडियोज़ के दौरान बताने वाला हूँ आपके पास, पहले मैं बता रहा हूँ कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो आपके पास देखिए, तो कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूँ जिसको जिसको हम इन वीडियोज़ में आपके पास पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो पहला तो आपके पास आता है इसका इंट्रोडक्शन, कि डिटर्मिनेंट कहते किसे हैं। आपके पास हमने पढ़ा कि तीसरा चैप्टर था मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट एक जैसा आपके मतलब आपस में को रिलेटेड है। तो इसलिए पहले मैं बताऊंगा कि मैट्रिक्स और इसका आपस में रिलेशन किस प्रकार से। ठीक है, फिर आपके पास इसमें इंट्रोडक्शन में आपके पास हम इसमें कई प्रकार से पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर फंक्शन के रूप में इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास इसका नोटेशन क्या होना चाहिए, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ आपके पास। ठीक है, फिर आता है इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके गुण धर्म क्या होंगे आपके पास सारणिक के। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज़ के बाद आपको आता है कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो आपके पास प्रॉप जो डिटर्मिनेंट है उसके लिए आपके पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम पढ़ा। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी आव्यूह के लिए उसका सहखंडज निकाला। एडजॉइंट कहते हैं सहखंडज, हिंदी में कहते हैं सहखंडज। ठीक है, और इसी के साथ हम पढ़ लेंगे ए इनवर्स भी। आपके पास क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर भी मैंने कहा था ना मैट्रिक्स के दौरान मैंने आपको बताया था कि एक मेथड आपके पास डिटर्मिनेंट पे अगले चैप्टर में भी आपके पास आएगा ए इनवर्स कैलकुलेट करने का। तो वो यहाँ पर आने वाला है, वो एडजॉइंट पे आधारित होने वाला है। ठीक है, तो ये ए इनवर्स, इसके बाद आपको आता है इसके अप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ये केवल डिटर्मिनेंट ही नहीं बल्कि मैट्रिक्स का भी एप्लीकेशन के रूप में आने वाला है। ठीक है, तो जो पहले केवल डिटरमिनेंट वाला के पास उसमें आपके पास हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के रूप में, कि ट्रायंगल का एरिया निकाला जाएगा। फिर इसमें आपके पास आता है कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट का कोलिनियर होना। फिर आपके पास आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट आपके पास है वो है आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं आपके पास, जो 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स आपके पास, तो उनका हम सॉल्यूशन ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बल्कि। ठीक है, तो ये आपके पास टॉपिक्स जो हैं वो हमको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं आपके पास। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये तो मैं शुरू वाले दो तो हम कह सकते हैं कि केवल डिटरमिनेंट के, पर ये तीसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं से आपके पास डिटरमिनेंट को बताने वाला आपके पास, कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक आपके पास डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के रूप में आता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हो सकता है, 3 वेरिएबल वाला भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो वो हम आपके पास डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स यानी आव्यूह और सारणिक दोनों की मदद से हम ज्ञात करने वाले। ठीक है, तो आज का जो आपके पास जो हमारा वीडियो होने वाला है वो आपके पास है इंट्रोडक्शन पर आधारित। किस पर आधारित, इंट्रोडक्शन पर आधारित, कि आपके पास किस डिटरमिनेंट किसे कहते हैं और उसके अंतर्गत हम किस प्रकार से उसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपके पास। ठीक, तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो आपके पास डिटर्मिनेंट है वो एक फिक्स वैल्यू आपके पास होने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको एज ए एग्जांपल बताने वाला आपके पास। देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन में पढ़ना है लीनियर डिफरेंस, आपके पास क्या सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन निकालना हमको इसके एप्लीकेशन के रूप में दे। तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। देखो, मैंने कहा आपके पास एफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, आपके पास रैखिक समीकरणों का एक निकाय दिया है आपके पास इस प्रकार से, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं a और b, सॉरी x और y। ठीक, और बाकी वो क्या है कॉन्स्टेंट्स आपके पास, कहीं पर कोफिशिएंट है बस। ठीक है, तो करेंगे क्या, क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप मैट्रिक्स मल्टीपल के यूज़ करें, तो मैंने क्या किया, 3 मैंने मल्टीप्लाई आपके पास। देखो, तो मैंने क्या लिखा, देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में। मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ। अब देखो, अब मैं सबसे पहले देखो जहाँ आपके पास वेयर
चाहे मैं लिख सकता हूँ ए है आपके पास जो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है, एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है उनका मैट्रिक्स बना देते हैं। पहले इक्वेशन में देखें उसमें एक्स वाई कोफिशिएंट क्या है, A1 B1, ऐसे ही दूसरे में क्या है A2 B2, और एक्स है जो आपके पास आपके वेरिएबल है उनका मैट्रिक्स, और इस तरफ है कांस्टेंट जो है C1 C2 उसका मैट्रिक्स। तो इस रूप में मैंने व्यक्त कर दिया, ये हो गया A, ये हो गया एक्स, और ये हो गया, ये आपके पास जहाँ ध्यान देने के बाद वेयर, ये हो गया आपके पास A, ये हो गया एक्स, और ये हो गया B। तो इस प्रकार से आपके पास मैंने पहले केवल किया क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसका यूज़ करते हुए आपके पास ध्यान देना है A जो है वो है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। जो आपके पास इक्वेशन जो दिए हुए हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसमें जो आपके पास वेरिएबल के जो मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट है उनका मैट्रिक्स है, जबकि x जो है वो आपके पास है वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है, वेरिएबल मैट्रिक्स जो चर आपके पास है उनका मैट्रिक्स, और x जो b है वो है आपके पास कांस्टेंट जो आपके पास उस दूसरे पक्ष में कांस्टेंट है उनका मैट्रिक्स। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों क्या है, कॉलम मैट्रिक्स हैं, दोनों क्या है कॉलम मैट्रिक्स आपके पास। ठीक है, तो मैंने इस रूप में व्यक्त कर दिया इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। ठीक, अब आपने पढ़ लिया कि ये तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैंने क्या क्या आव्यूह गुणनफल या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूप में व्यक्त किया। तो आपको मालूम था कि यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन क्या होती थी। फॉर यूनिक सॉल्यूशन आपको मालूम है A1 अपॉन, ध्यान देना बस, आपने ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास 10th में इसका सॉल्यूशन था। आपके पास था A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो आपके पास देखा जाएगा, आपके पास जो हमने सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी A1 B2 और इज नॉट इक्वल टू A2 B1, ऐसा होना चाहिए। और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं लिख रहा हूँ, बस इसको लिखा जा सकता है A1 B2 माइनस A2 B1, ये इस प्रकार से। ठीक है, और ये इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया है कि ये वैल्यू क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा कि इसके लिए, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये आपने 10th में पढ़ी थी। अगर मैं इसका यूज़ करूं तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स मिल रखा है, ये A मैट्रिक्स जो मिल रहा है, इसके जो आपके पास कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है उसमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हम कह सकते हैं कि ये इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर होता तो हम कहते हैं कि उस टाइम पर यूनिक नहीं होता, या आपके पास अपने केसेस पढ़े आपके पास। ठीक है, पर ये 0 नहीं होना चाहिए हमने पढ़ा था। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके पास अलग सा, A1 B2 माइनस B1 A2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होनी चाहिए। किसके लिए, इसके लिए। अब ये तो हमने पढ़ लिया आपके पास। अब जो ये जो वैल्यू मिल रही है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 होगी। ये मैं अगर देखूँ तो किससे मिली है, इस मैट्रिक्स A की वैल्यू है, देखो A से मिल रहा है, ये A में आपके पास है। ठीक है, तो A की जो ये वैल्यू है, यही क्या कहलाता है, इस मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा आपके पास। अब कैसे कहलाएगा आपके पास, उसको मैं बताऊंगा आपके पास आगे। देखें तो कुल मिला के मुझे क्या मिला कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन अगर यूनिक चाहिए, क्या चाहिए, यूनिक चाहिए, तो डेफिनेटली उसके लिए ए जो मैट्रिक्स आपने बनाया था कोफिशिएंट का, उसका जो उसके लिए जो ये वैल्यू मिल रही है, ये कंडीशन, क्योंकि मुझे मालूम था यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन थी, यानी A1 B2 माइनस B1 A2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन है, और ये वैल्यू जो है यही क्या कहलाती है, इस मैट्रिक्स ए के लिए डिटर्मिनेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, इस मैट्रिक्स ए के लिए डिटर्मिनेंट कहलाती है। देखिए इस प्रकार से मैं क्या लिखता हूँ, देखें तो इसके आधार पर मेरे पास एक डेफिनेशन इसकी मिल रही है आपके पास। देखो, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो कि आपके पास मिला था A1 A2 B1 B2, उसी जो आपके पास लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम दिया था उसके आधार पे मैं ये डेफिनेशन बना रहा हूँ पास, यानी एक डेफिनेशन उस हिसाब से आपके पास मिल रही है। देखें
जो मैंने आपको अभी डेरिवेशन बताया उसके आधार पे कि वर्ग आव्यूह इसके लिए जो मैंने कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बना उसके लिए आपके पास वैल्यू फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A1 B2 माइनस A2 B1 इज वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। ये क्या कहलाता है वह, ये इसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहलाता है आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास है। तो इस वैल्यू को क्या कह रहे हैं हम, इसके लिए डिटर्मिनेंट कहेंगे आपके पास। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये आपके पास क्या एक क्वांटिटी है, यानी एक संख्या या नंबर आपके पास कह सकते हैं। ये आपके पास ये जो नंबर है, तो इस डेफिनेशन मैंने जोड़ दिया कि ये आपके पास इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो नंबर ये है, ये क्या कहलाएगा, इस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जिसे डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय कैसे डिनोट करते हैं, ये इसका नोटेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको कहते हैं आपके पास इस प्रकार से, ये मॉड टाइप का इसका नोटेशन होता है। ये आपके पास मैंने लिख दिया ए मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू या फिर डेल भी निर्मित करते हैं, और इस केस में हो जा रहा है ये A1 B2 माइनस A2 B1। ये जो वैल्यू आए ये आपके पास कहलाता है इसके लिए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या है कि मैंने आपके पास जो एग्जाम्पल दिया उसका उसके आधार पर है। तो अब हम अगर डिटर्मिनेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती क्या है, देखो तो इसकी परिभाषा क्या है आपके पास, देखो डेफिनेशन क्या है इस केस में। तो ये टू टाइम आपके पास सेकंड ऑर्डर का आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, आगे भी हो सकता है आपके पास कि 2 की जगह 3 हो जाए, 3 की जगह 4 हो जाए। तो इस हिसाब से क्या होगा देखो, तो मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन। मान लो कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, देखो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास ये मान लो कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और हम इसके संबंधित क्या करते हैं, एक यूनिक नंबर को क्या करते हैं, इससे एसोसिएटेड करते हैं। देखो देन एनी यूनिक नंबर इज एसोसिएटेड टू A इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ A। हमने क्या किया है, एक नंबर को इससे एक जो सारणी का जो आव्यूह आपके पास दिया हो ना, उसको हमने एक नंबर से संबंधित करा दिया आपके पास। ठीक है, तो ये जो कि क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इस टाइम पर वो जो ए का जो सारणिक वो क्या कहलाएगा, ए का सारणिक कहलाता है। और इसे कैसे निरूपित करते हैं, डिनोटेड बाय, इसका नोटेशन याद रखना, ये इस प्रकार से इसका नोटेशन आपके पास है। केवल इतना आपके पास अभी फ़िलहाल इतना ही लेंगे आपके पास। ठीक है, क्योंकि वो तो एग्जाम्पल के लिए था, बाकी आपके पास है। ठीक है, तो ये डिनोट करता है आपके पास। हम कर क्या रहे हैं कि भाई अभी तक हमारे पास जो मैट्रिक्स है ना, वो आपके पास देखें तो अवयवों का एक अरेंजमेंट है, एलिमेंट्स का क्या एक अरेंजमेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस अरेंजमेंट की एक फिक्स वैल्यू कर दे रहे हैं। मतलब आपके पास क्या कर रहे हैं, अभी तक आपके पास क्या दिया होता है, एक अरेंजमेंट दिया होता, और मैं उस अरेंजमेंट को आप एक नंबर से एसोसिएट करा दे रहा हूँ। जैसे आपके पास होता है कि भाई आपके पास कोई क्लास है मान लो, ठीक है, उसमें जितने भी बच्चे उसमें आएंगे वो सारे क्या है आपके पास उस क्लास के एलिमेंट्स हो गए। तो एग्जांपल देखिए आपके पास, इसका बहुत सिंपल सा है। मान लो आपके पास ये कोई आपके पास क्लास को मैंने लिख दिया है आपके पास, और इस प्रकार से उसमें स्टूडेंट्स आपके पास हैं S1 S2 S3, कितने भी हो सकते हैं, S4 S5 S6 S7 S8 S9। मैंने जानबूझ के इस प्रकार से बनाया है कि 3x3 का मैट्रिक्स दिखे आपके पास। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको एक आपके पास क्या कर दिया, इन सब को मैंने चाहे उनके एज को जोड़ा, चाहे को जोड़ा, आपके पास कोई ना कोई रिलेशन लेते हुए उन सबको एक रियल नंबर से एसोसिएट करा दिया। इस पूरी मैट्रिक्स को किसी से एसोसिएट कर दिया, आर से। तो इस टाइम पर ये आपके पास क्या कहलाएगा, इस आर जो नंबर है वो कहलाएगा इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाता है आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा आपके पास कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूँ आपके पास हिंदी में, तो मान अगर कोई, पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना अनिवार्य है।
इसलिए मैंने आपको आज कहा था, जब मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था, कि जो अगला चैप्टर है वो इसी पे आधारित है, ठीक है। तो एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव आपके पास दिया हुआ है, तो उसको अगर हम क्या करते हैं, एक यूनिक आपके पास रियल नंबर से क्या करते हैं, संबंधित करा दें, तो वो जो रियल नंबर होगा वही क्या कहलाएगा आपके पास, सारणिक कहलाता है। क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है, ठीक है। एक डेफिनेशन इसकी आपके पास जो है वो फंक्शन पर आधारित भी है, देखें। डेफिनेशन जो है एक ये रिलेटेड है फंक्शन की, फंक्शन से संबंधित है। अब फंक्शन है तो उसका प्रांत व परिसर भी होगा। तो मैंने कहा आपके पास तो जो डिटरमिनेंट है वो आपके पास होता है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी या स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है इज अ फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन होता है आपके पास। किसी आपके पास वर्ग अवयव के लिए डिटरमिनेंट क्या होता है, उसका एक वो क्या है आपके पास कह सकते हैं कि एक फंक्शन है, जिसके लिए आपके पास ये फंक्शन है तो इसका डोमेन भी होना चाहिए या और रेंज भी होनी चाहिए। रेंज को या कोडोमेन आपके पास, ठीक है, या कोडोमेन। तो इस केस में इसका जो डोमेन होता है यानी प्रांत जो होता है वो आपके पास होता है सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान देना, ये क्या होता है, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने कहा एम क्या है इसका, आपके पास प्रांत। और जब इसके रेंज या कोडोमेन की बात करते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, रियल नंबर होने चाहिए, क्या, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर फंक्शन के रूप में परिभाषित करें तो ये एक प्रकार का फंक्शन है जो m से r पर परिभाषित है, जहां आपके पास f ऑफ m इक्वल टू क्या मिलने वाला है, आप कोई भी एक वर्ग, ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रांत क्या है, उसका सेट ऑफ स्क्वायर। कोई भी वर्ग आपके पास अवयव ले लीजिए, उसको आपके पास क्या मिलेगा, एक नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, r के रूप में, या आपके पास कोई आपके पास फंक्शन के रूप में, ये रियल नंबर के रूप में मिलने वाला है, कोई रियल नंबर प्राप्त होने वाला है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास कहते हैं, चाहे m की जगह आप a लिख दो, कोई समुच्चय जहां a बिलोंग्स टू m, कोई वर्ग अवयव आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि परिभाषा बताइए इसकी, तो आप फलन पर आधारित भी परिभाषा बता सकते हैं। हम कहेंगे सारणिक क्या होता है, एक फंक्शन है जिसका प्रांत आपके पास जो आपके पास वर्ग मैट्रिक्स होते हैं या स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उनका समुच्चय जो होगा, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स उन सबका समुच्चय क्या कहलाएगा, उसका प्रांत कहलाएगा, यानी डोमेन कहलाएगा। हिंदी में कहते हैं इसको प्रांत, ठीक है, प्रांत ये कहलाता है। तो परिसर या सहप्रांत की बात करें तो, क्योंकि अब फंक्शन है तो प्रांत और सहप्रांत भी होना चाहिए, तो वो क्या होता है, क्योंकि हम उसको एक वास्तविक संख्या से संबंधित कराते हैं, इसलिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, उसका आपके पास कोडोमेन को या रेंज यानी परिसर या प्रांत को आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका आपके पास क्या है, इंट्रोडक्शन आपके पास, ठीक। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास वो अगर वर्ग अवयव दे दिया जाए तो मैट्रिक्स के लिए आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली कैसे जाए आपके पास, ठीक। तो जो मैंने आपके पास डेफिनेशन बताई उसके आधार पर कुछ याद करने वाली बातें जो हैं वो मैं बता रहा हूँ दोबारा से। तो पहले तो आपके पास क्या है कि जो डिटरमिनेंट होता है, जो डिटरमिनेंट एक वैल्यू आपके पास है वो क्या होती है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। वो हमेशा क्या होता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलने वाला, अन्य किसी भी मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा, केवल वर्ग अवयव के लिए क्या मिलेगा आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलने वाली है आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से। फिर दूसरा आपके पास है, देखो बेसिक अंतर आपके पास, ठीक है। जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स का जो नोटेशन है वो इस प्रकार से है, मैं अब 2x2 को बता रहा हूँ, A11 A12 A21 A22, ऐसा भी लिखा जाता है, कहीं पर क्लोज्ड ये क्लोज्ड ब्रैकेट बनाते हैं, कहीं कहीं पे इस प्रकार का ओपन ब्रैकेट भी बने मिलेंगे आपके पास, ठीक है। ये नोटेशन है आपके पास मैट्रिक्स का, क्लोज इंटरवल बनाओ या ओपन इंटरवल का जो ब्रैकेट होता है ना उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। पर जब डिटरमिनेंट की बात करते हैं, तो उस टाइम पर उसका नोटेशन हमेशा इस प्रकार से होने वाला है, मॉडुलस टाइप का। इसको लिखते हैं A11 A12
21A22, ये तो केवल नोटेशन है उसका, पर हमको मिलता क्या है, इसको सॉल्व किया जाता है, हमें क्या मिलता है, एक रियल नंबर मिलता है। क्या मिलता है, रियल। वैसे जरूरी नहीं रियल, आपके पास कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में भी मिल सकता है, पर उस टाइम पर असर आपके पास जो कोर्स में वो अधिकतर रियल के लिए, इसलिए इसका प्रांत व परिसर क्या है, रियल के लिए बात की गई है। ठीक है, तो ये याद रखना कि मैट्रिक्स के नोटेशन में हम ये ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, दो पैरेलल लाइन लगा दी जाती हैं। ये सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, इसके प्रत्येक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाले। अभी क्या मिलता है, एक रियल नंबर मिलने वाला आपको पास। ठीक है, तीसरी चीज़, अब कन्फ्यूज़न होता है, अगर मैंने कहा ये इस प्रकार से है तो इसका अर्थ होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए या मैट्रिक्स ए, ये भी कहते हैं। मैट्रिक्स ए का क्या है, ये डिटरमिनेंट है, ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक है, हम क्योंकि इसको एक अलग हम मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है आपके पास डिटरमिनेंट है। हाँ, अगर कोई संख्या होती तो हम इसे कहते हैं मॉडुलस। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ ए, ये जिसमें हमको मालूम है नेगेटिव को पॉजिटिव लिया जाता है बस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, आपके पास कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डिटरमिनेंट क्या है, केवल वर्ग आव्यूह के लिए निकाला जाएगा। मैट्रिक्स का नोटेशन ये कोष्टकों का यूज़ करते हुए, जबकि डिटरमिनेंट का यूज़ क्या है, पैरेलल लाइंस के बीच में लिख दिया गया आपके पास। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कैपिटल ए अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट को हम मॉड द्वारा निरूपित करते हैं। बाकी तो मॉडुलस जो होता है वो नंबर सिस्टम, इसमें कुछ फंक्शन के रूप में यूज़ होता है आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद कि किस प्रकार से हम मैट्रिक्स, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला आपके पास। ठीक है, तो हम आपके पास वर्ग आव्यूह के लिए उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ये इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट या सारणिक का विस्तार आपके पास। ठीक है, अब हमको केवल नोटेशन लिखना नहीं है कि आपके पास ये, हमको वैल्यू निकालनी भी है कि भाई अगर वर्ग आव्यूह हमें दे दिया जाए तो हम उसके लिए सारणिक का मान कैसे निकालें। मैं एक एक करके बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, विस्तार करेंगे हम, सारणिक का विस्तार करेंगे। सबसे पहले बता रहा हूँ, जो सबसे पहला वर्ग आव्यूह है वो आपके पास मेनली फर्स्ट ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर वाला ही आपके कोर्स में है, तो हम उसके आगे जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए ही डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने वाले कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपके पास वो है फर्स्ट ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इसको हम कहते हैं 1x1 वाली जो होगी, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1x1। उसके लिए बता रहा हूँ कि उसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला है। ठीक है, तो उसके लिए मान लो कि आपके पास है मैट्रिक्स एफ, मैट्रिक्स एस। अब ध्यान देना है क्योंकि ये 1x1 का होने वाला है, तो ये इक्वल टू रहा होगा AIJ, मुझे चाहिए था 1x1 का, तो यानी इसमें एक पंक्ति और एक आपके पास कॉलम है, तो इसमें केवल एक ही अवयव होने वाला, तो ये इस प्रकार से हो रहा है आपके पास। ठीक है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे लिखोगे, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिखो या ऐसे, या नोटेशन डेल भी हो सकता है, डेल का नोटेशन भी है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे ये केवल है A11। तो ये कुछ और नहीं, जो एलिमेंट आपके पास है ना जो अंदर, वही क्या कहलाएगा यहाँ पर, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के रूप में मिल जाएगा, सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, A11 जो मिल रहा होगा ना वही आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा आपके पास इसके लिए कुछ करना नहीं है, जो मैट्रिक्स का एलिमेंट था AIJ वही क्या कहलाएगा उस टाइम पर उसके सारणी का। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के रूप में इफ A इक्वल टू है ये, ठीक है, तो ये आपके पास 1x1 का आपको कहते हैं कि इसके लिए इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, तो उस टाइम पर डिटरमिनेंट को निरूपित कैसे करेंगे, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट का निरूपण। और इसके लिए कुछ और नहीं, जो आपके पास जो एलिमेंट मैट्रिक्स का था वही क्या हो जाएगा, उसके सारणिक की वैल्यू हो जाएगी, ये इस प्रकार से आपके पास। ठीक है, हाँ अगर ये -2 होता, ये भी -2, तो ऐसे नहीं कि आपने प्लस कर देना, नहीं, ये अभी आपके पास सारणिक है, हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं ना कि आपके पास मॉडुलस, ये उसका नोटेशन है, तो क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा। ध्यान देना, जब फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उस टाइम पर कुछ और नहीं, आपके पास जो एलिमेंट उसके अंदर होगा ना वही क्या होगा, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होने वाली है आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कुछ आपके पास बताने वाली जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सेकंड ऑर्डर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका मैंने आपको जिससे के मदद से मैंने हमने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा आपके पास शुरुआत में, कि अगर सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स तो उस टाइम पर क्या किया जाएगा। देखिए
अब आपके पास है सेकंड ऑर्डर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम है ना डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर आपको मालूम है जिसमें क्या होने वाला है, 2 पंक्ति 2 कॉलम होने वाले हैं। तो मैंने उस हिसाब से लिख लिया एफ ए इक्वल टू ए आई जे, क्योंकि इसको सेकंड ऑर्डर का होना है तो ये 2 पंक्ति 2 कॉलम मतलब कुल अवे कितने होंगे 4, इस प्रकार से होंगे A11 A12 A21 A22। तो देन इसके लिए जो डिटरमिनेंट होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए या इस प्रकार से ये इक्वल टू हो जाएगा सिंपली A11 A21 A12 A22। तो ये इस प्रकार का नोटेशन देगा आपके पास, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें सिंपल आपके पास है जो मैंने आपको बताया था ना कॉन्सेप्ट, वही आपके पास करना है। आप ध्यान देना, जब आपने वो 10th में जो कॉन्सेप्ट किया था ना 2 चरों के रैखिक समीकरणों का हल, तो वहाँ पर हमारे पास एक मेथड था वज्र गुणन वाला, वो भी यहीं पर भी अप्लाई होता है। देखिए किस प्रकार से हम करेंगे, क्या जो डायगोनल के एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे ये इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा A11 A22 और माइनस करना पड़ेगा क्या, जो दूसरा डायगोनल है जो सेकेंडरी डायगोनल है उसको एलिमेंट को माइनस A21 A12। तो ये जो वैल्यू आपके पास है ये आपके पास क्या मिल जाती है, ये कुछ और नहीं आपके पास, ये कहलाती है आपके पास इस आव्यूह के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसके सारणिक का मान, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू कहलाती है। अब ध्यान देना है कि आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया है आपके पास A11 A, ये मल्टीप्लाई इससे हुआ माइनस बीच में क्या आएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई इससे आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास है सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसके सारणिक की वैल्यू। तो ये आपके पास जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा एफ ए इक्वल टू है 3 5 1 और 7, ये आपके पास कोई क्या है वर्ग आव्यूह है। तो इसके अगर कहते हैं कि इसके सारणिक की वैल्यू निकालिए तो देखो देन इट्स डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा इस प्रकार से, इसका नोटेशन होगा ये लिखो, या आप मैंने कहा डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिखते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 3 1 5 और 7। अब थोड़ा ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि अगर आपको ये सेकंड ऑर्डर वाला आ गया तो इजीली आप थर्ड ऑर्डर भी कर लोगे, क्योंकि उसमें भी हम सेकंड ऑर्डर में चेंज करते हुए करते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखो जो मेन डायगोनल वाला एलिमेंट है था इसका वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब हो जाएगा 3 × 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई इससे होगा बीच में आएगा माइनस और ये मल्टीप्लाई फिर इससे होगा तो हो जाएगा 1 × 5, तो हो गया 21 - 5। तो इजीली हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना है आपके पास 16। तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिली 16 आपके पास, ठीक है। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू बताई कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते कैसे, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो। अब जो रह गया है वो है थर्ड ऑर्डर का आपके पास, ठीक है। अगर थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए तो उस टाइम पर उसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका थोड़ा बड़ा है और उसमें हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हिसाब से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको उसको थोड़ा सा अलग ही वीडियो बनाऊंगा आपके पास उसका। तो मैंने जो बताया वो है इसकी इंट्रोडक्शन, उसके अलावा आपके पास कि इसका नोटेशन क्या होता है उस इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन बता दी। आपके पास 2 प्रकार की है, एक तो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब किसी रियल नंबर से संबंधित करा दे रहे हैं या उसकी इमेज के रूप में आपके पास क्या रियल नंबर मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं उसको उस नंबर को, वो जो नंबर प्राप्त हो रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ठीक। और दूसरी डेफिनेशन बताई मैंने आपके पास, जो डेफिनेशन आपके पास बताई आपके पास फंक्शन से रिलेटेड, तो फंक्शन के आधार पर यानी फलन के आधार पर मैंने कहा कि डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट एक ऐसा फंक्शन है जो स्क्वायर मैट्रिक्स के इमेज के रूप में हमें क्या मिलता है एक नंबर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है एक नंबर प्राप्त होता है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड ऑर्डर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपके पास जो मैट्रिक्स है वो आपको इससे आ जाना चाहिए। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती है, तो 2-3 चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। आपके पास जो मेन है वो है थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए किस प्रकार से डिटरमिनेंट निकाला जाता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको।